दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सर की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है झगड़ालू सासू माँ। सुबह सुबह पूनम जैसे ही सूट पहनकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी सासू माँ सावित्री जी पर बरस पड़ी। अरे ये क्या, सूट पहनकर चली आ रही है? तेरे बक्से में तो एक भी सूट नहीं था और हमने भी नहीं दिलाया, तो तेरे पास ये कहाँ से आ गया? सास का ऐसा बदला रूप देखकर पूनम सकपका गई और डरते हुए बोली, मम्मी जी, ये तो आपके बेटे ने ही कल मुझे मार्केट से दिलाया था। वो क्या है ना, साड़ी में बहुत गर्मी लगती है। पूनम अभी कुछ और कह पाती, उससे पहले ही सावित्री जी ने तुनक कर कहा, अरे गर्मी लगती है? तुम कोई अनोखी नहीं हो जो तुम्हें गर्मी लगती है। और ये कौन होता है तुमको सूट दिलाने वाला? अरे इसे क्या पता घर में बहू को किस तरह रहना होता है। तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था ना। हमको देखा इतनी साल से साड़ी पहन रहे हैं। अरे घर में कोई आ जाएगा तो तुम्हें देखकर क्या कहेगा? अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम सूट पहनकर खड़ी हो गई। अरे मेरे मरने के बाद जो भी चाहे करना, लेकिन मेरे जीते जी ये सब नहीं चलेगा। सास का ऐसा रौद्र रूप देखकर पूनम सामने खड़े अपने पति प्रीतम की ओर देखने लगी, जैसे आंखों ही आंखों उसे शिकायत कर रही हो। तभी प्रीतम ने अपनी माँ सावित्री जी से कहा, माँ, पूनम ने मुझसे पूछ कर ही तो लिया था, तो फिर उसको क्यों डांट रही हो? ये सुनते ही सावित्री जी चिल्ला कर कहा, अभी पत्नी को आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और पत्नी की हिमायत करने चला आया। चुपचाप खड़ा रहे। और अब तुम महारानी कपड़े बदलने जाओगी या यहीं खड़ी रहोगी? आंखों में आंसू लिए पूनम अपने कमरे में चली गई तो पीछे से प्रीतम भी आ गया। पूनम उसे देखते ही बोल पड़ी, आपके कारण ये सब हुआ है। आप जानते थे कि आपकी माँ को सूट पहनना पसंद नहीं है, तो फिर कल जब मैंने कहा कि साड़ी में गर्मी लगती है तो मुझे सूट दिलवा लाए। पूनम रोती हुई अलमारी में से साड़ी निकालने लगी और प्रीतम बार बार उसका हाथ पकड़कर उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूनम ने उसको झटक दिया। आज तो सावित्री जी ने उसको ट्रेलर दे दिया था कि उनसे बिना पूछे घर में कोई काम नहीं होगा। पूनम अब घर में डरी सहमी सी रहती। अब तो सर पर से घूंघट भी नीचे हो जाए तो फौरन सर पर खींच लेती। एक दिन घर के बाहर एक कपड़े बेचने वाला आया जो मैक्सी बेच रहा था, तो सावित्री जी बाहर से ही पूनम को बार बार आवाज़ लगाने लगी। पूनम बाहर आई तो हैरान रह गई, क्योंकि सास उसे मैक्सी पसंद करने को कह रही थी। पूनम ने वहीं धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं तो मैक्सी नहीं पहनती हूँ। तो सावित्री जी ने सबके सामने अकड़ कर कहा, तुम्हें पहनने के लिए कौन कह रहा है? ये तो मैं अपने लिए खरीद रही हूँ। साड़ी पहनकर सोया नहीं जाता। और फिर मेरी कौन सी सास जिंदा है जो मुझे देखने के लिए बैठी है? ये सुनकर पूनम हैरान हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि क्या उसे भी सास के जाने के बाद ही आज़ादी मिलेगी। शादी के दिन बीतने के साथ साथ सास का सिकंजा पूनम पर कसता ही जा रहा था। एक बार घर पर मेहमान आने वाले थे तो रात को ही सावित्री जी ने पूनम को छोले भिगोने के लिए कह दिए। पूनम ने खुद ही अपने अंदाज से छोले भिगो दिए, लेकिन अगले दिन छोले देखकर सावित्री जी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो सीधी पूनम के पास गई और बोली, अरे तुमसे इतने सारे छोले भिगोने के लिए किसने कहा था? केवल 4 लोग आ रहे हैं, कोई पूरी बारात नहीं जो इतने सारे छोले भिगो दिए। अब पूनम बार बार छोले की तरफ देख रही थी। मेहमान के आने पर पूनम ने सारा खाना पहले ही तैयार कर दिया था। एक एक चीज़ सावित्री जी को दिखाकर बनाई थी कि कहीं फिर से डांट ना पड़ जाए। लेकिन जब मेहमानों ने खाना खाया तो उन्होंने भर भर कर पूनम के हाथ के खाने की तारीफ की। जो छोले की सब्जी सावित्री जी को ज़्यादा लग रही थी वो अब सारी खत्म हो गई थी। पूनम ने खाली बर्तन देखकर एक लंबी सांस भरी। अब उसको समझ में आ गया था कि उसकी सासू माँ बहुत कंजूस हैं, जो लोगों के आने पर कम मात्रा में खाना बनवाती हैं। उस दिन सबके जाने के बाद प्रीतम ने अपनी माँ से कहा, माँ, पूनम का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, लेकिन आप उसको फिर भी डांट रही थी। अरे आप उस पर ही क्यों नहीं छोड़ देती?
बेकार में वो आपसे पूछती है और आप बात बात पर उसको डांटती रहती हैं। ये सुन सावित्री जी उस पर ही गरजने लगी। अरे, ये मेरी गृहस्थी है और मैं इसकी मालकिन हूँ। इतने साल से यही गृहस्थी मैं अकेली चलाती आई हूँ। अगर मैं इसकी तरह काम करती ना तो कभी भी इतनी बड़ी गृहस्थी नहीं जोड़ पाती। अरे सब्जी थोड़ा पानी वाली बन जाए तो बरकत हो जाती है, ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत है। मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी गृहस्थी की मालकिन हूँ, इसलिए मुझसे पूछ कर ही हर काम होगा, वरना तो तेरी मेरी घर में ज़रूरत ही क्या है। रहो तुम दोनों अकेले और मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, और आजकल की संतान से उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है। यह कहकर सावित्री जी अपनी आंखों में आए आंसुओं को पल्लू से पोंछने लगी। पूनम ये देखकर दंग रह गई कि बात को कहां से कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन ये सोचकर भी उसका दिल बैठा जा रहा था कि अभी तो उसे पता नहीं कितने साल अपनी सासू माँ के हिटलर वाले व्यवहार को बर्दाश्त करना होगा। अगले दिन प्रीतम ने अपनी माँ से कहा कि माँ, पूनम और मैं आज दोपहर में पूनम के घर जाने वाले हैं और रात तक वापस आएंगे। ये सुनते ही सावित्री जी फिर से भड़क उठी। अरे, अब मुझे घर में पूछता ही कौन है, दोनों अपने मन की मर्जी करते हैं। अरे, लड़कों का ससुराल में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। प्रीतम ये सुनकर गुस्से से बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो, आजकल का जमाना बदल गया है और कुछ देर के लिए तो जा रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि पूछना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम बिना बताए तो नहीं जा रहे हैं ना। पूनम का अपनी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए लेकर जा रहा हूँ और साथ में वापस ले आऊँगा। बस 2-4 घंटे के लिए लिए जा रहे हैं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। प्रीतम की बात सुनकर सावित्री जी ने घर को सिर पर ही उठा लिया। अरे, मन कर रहा था तो बता देती तो क्या मैं मना कर देती उसे, लेकिन मुझे तो पूछना ही जरूरी नहीं लगता। सही है, एक विधवा औरत की इससे ज़्यादा क्या इज्जत होती है। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। प्रीतम अपनी माँ की बात सुनकर हैरान रह गया। पता नहीं माँ कौन से ज़माने की बात कर रही थी। अरे, आजकल के ज़माने में ऐसी बातें कौन करता है। पूनम तो कमरे में बैठी गुस्से से कुलबुला रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर सासू माँ से कह दे कि क्या मुझे आपका दुनिया से जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या तब जाकर मुझको आज़ादी मिलेगी। मगर बहू की मर्यादा के चलते चुपचाप अपने गुस्से को कड़वे घूंट की तरह पी रही थी। तभी प्रीतम कमरे में आया और पूनम से बोला, अब बैठी क्यों हो, चलती क्यों नहीं। तो पूनम ने रोते हुए कहा, इतनी बातों को सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि हमें जाना चाहिए। तुम जानते हो ना जब हम वापस आएंगे तो क्या होगा। प्रीतम गुस्से में पूनम की ओर देखने लगा और बोला, कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, तुमने खाना बना कर रख दिया है ना, फिर कोई चिंता की बात नहीं। प्रीतम पूनम का हाथ पकड़कर उसको बाहर लेकर गया और माँ से बोला, माँ हम जा रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे, खाना हम खा कर आएंगे, आपका खाना बना कर रख दिया है। सावित्री जी रोने की एक्टिंग करने लगी। तभी प्रीतम बिना उनकी तरफ देखे पूनम को खींचकर वहां से ले गया। पूनम जाते हुए बहुत डर रही थी कि पता नहीं वापस आने पर क्या होगा। प्रीतम तो अगली सुबह ऑफिस चला जाएगा और सासू माँ भूखी शेरनी की तरह पूरे दिन उस पर सवार रहेंगी। दोनों जब रात को घर वापस आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि घर में प्रीतम की बहन शिवानी आई हुई थी। उसने प्रीतम को देखते ही गुस्से से कहा, प्रीतम ये कोई तरीका नहीं है, तुम लोग माँ को ऐसे ही छोड़कर चले गए। अरे, अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने माँ को कॉल कर लिया। ये सब सुनकर भी प्रीतम को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो तो अपनी माँ को ठीक ठाक छोड़ कर गया था, जबकि उस समय सावित्री जी सोफे पर बेसुध सी लेटी हुई थी। पूनम तुरंत भागकर सासू माँ के पास गई तो शिवानी ने उसको डांटते हुए कहा, माँ का बीपी हाई हो गया है, जिससे वो बेहोश हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय माँ मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने आकर देखा तो रसोई में उनके खाने के लिए बासी रोटियां थीं। प्रीतम, तुम्हारी पत्नी का ये कोई तरीका नहीं है। कहते हुए शिवानी ने पूनम की तरफ देखा और बोली, क्या तुम ताज़ा खाना नहीं बनाकर जा सकती थी। पूनम अपनी ननद की बात सुनकर हैरान रह गई।
उसने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं तो मम्मी जी के लिए ताज़ी रोटियां ही बना कर गई थी। अच्छा, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया था और वो फ़ोन पर रो रही थी कि उन्होंने दोपहर से खाना नहीं खाया। वो परेशान हैं कि दोनों उनकी सुनते नहीं हैं और ना ही उन्हें बताकर कहीं जाते हैं। तुम दोनों कितने बेशर्म हो कि बिना बताए चले गए। पूनम तो अपनी सास का इतना बड़ा झूठ सुनकर हक्की बक्की होकर प्रीतम की तरफ देखने लगी। प्रीतम माँ की इज्जत के कारण चुप रहा, लेकिन उसने शिवानी से ये जरूर कहा कि पूनम ने तो ताज़ा खाना बनाया था, अब ये तो माँ ही बता सकती हैं कि बासी रोटी कहाँ से आई। तभी शिवानी ने प्रीतम को डांटते हुए कहा, माँ की तबीयत ठीक दिखाई नहीं दे रही है तुम्हें, जो माँ से पूछोगे। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या घूर रही हो? जाकर माँ के लिए ठंडी शिकंजी बनाओ। पूनम चुपचाप रसोई में जाकर शिकंजी बनाने लगी तो प्रीतम भी चुपचाप कमरे में चला गया और पूनम ने रोटी के डब्बे को चेक किया तो वाकई में उसमें बासी रोटी रखी थी, मगर ये रोटी तो उसने नहीं बनाई। रोटी देखते ही पूनम के मन में यही बात आई। पूनम ने सास को शिकंजी पिलाई और कुछ देर में सावित्री जी उठकर बैठ गईं और अपनी बेटी शिवानी से बात करने लगी। तभी शिवानी ने पूनम को सुना कर कहा कि माँ, मैं कुछ दिन यहीं रहती हूँ, इन लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है, ये तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रखते। पूनम को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो तो अपनी सासू माँ से बिना पूछे कोई काम नहीं करती थी। उसने कमरे में जाकर प्रीतम से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब देख लो जो हुआ है, उसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रीतम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ऐसी बातों पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूनम को अपनी ननद के ताने सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो बार बार पूनम को सुनाकर कह रही थी कि पूनम ना तो घर का ध्यान रखती है और ना ही सासू माँ का, बल्कि खाना भी ठीक समय पर नहीं देती। अगले दिन पूनम रोज की तरह ही उठ गई और अपने काम में लग गई, लेकिन वो जैसे ही अपनी सास और ननद को चाय देने गई तो उन दोनों की बातें पूनम के कान में पड़ गईं। शिवानी हंस हंस कर अपनी माँ से कह रही थी, देखा ना माँ, मेरा आइडिया काम कर गया ना, मुझसे सलाह लोगी तो फायदे में रहोगी। अरे कल दोनों चले गए तो आपको हंगामा करना चाहिए था, पता नहीं आप कैसे रह गई। अरे उन दोनों ने आपसे जाने के पहले दिन तो नहीं पूछा था ना? अरे नहीं पूछा, तभी तो फिर मुझे गुस्सा आया, सावित्री जी ने अकड़ से कहा। तो शिवानी बोली, वो तो अच्छा हुआ मेरे घर पर बासी रोटी रखी हुई थी और मैं ले आई, वरना पूनम को मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं होता। लेकिन मम्मी, आप एक बात समझ लो, आपको हमेशा सख्त बनकर रहना पड़ेगा, वरना ये दोनों मालिक बन जाएंगे और आप नौकर। अब देखना, ये दोनों आपसे बिना परमिशन लिए कहीं नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर तो पूनम के होश उड़ गए। ये दोनों माँ बेटी इस हद तक गिर सकती हैं, उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था। प्रीतम तो अभी तक यही सोच रहा था कि माँ का बीपी हाई हो गया था, उसे तो अपनी माँ बहन मासूम लग रही थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये मेरा भी घर है, इस घर पर मेरा भी हक है और मैं भी इंसान हूँ। मुझे कहीं जाना होगा तो ये मुझे रोक नहीं सकती। बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। पूनम समझ चुकी थी कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है और अगर वो चुप रही तो उसकी बलि दे दी जाएगी और उसको हमेशा दबना पड़ेगा। वो चुपचाप जाकर कमरे में लेट गई और दोनों माँ बेटी यही सोचती रहीं कि दोनों सो रहे हैं। तभी शिवानी ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये अभी तक सोकर नहीं उठी, आपने ये कौन सा नियम बना रखा है? अरे उसको जल्दी उठने के लिए बोला करो, चाय पीने का मन कर रहा है। क्या वो रोज आपको इतनी लेट तक चाय नहीं देती? अरे नहीं, चाय तो वो रोज सुबह मुझे दे देती है, पर पता नहीं आज क्यों नहीं उठी है। इतना नियम तो मैंने पहले ही बना दिया था, तो रुक, मैं अभी उसको देख कर आती हूँ। कहते हुए सावित्री जी वहाँ से उठकर जाने लगी तो शिवानी ने कहा, माँ, अगर वो सोई हो तो डांट कर उठाना, रहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक पूनम उनके कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी और सुनकर हैरान हो रही थी। जब देखा कि सावित्री जी उसके कमरे में आने की बात पर कर रही हैं तो जल्दी से जाकर बेड पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। तभी सावित्री जी ने अंदर आते ही जोर से चिल्लाकर कहा, महारानी, देर तक सोने का ये कौन सा वक्त है? वहाँ मेरी बेटी चाय के लिए इंतजार कर रही है और ये महारानी यहाँ चादर तान कर सो रही है। कहते हुए सावित्री जी ने पूनम की चादर खींच ली
तो माँ को इस तरह चिल्लाते देख प्रीतम ने कहा, क्या बात है माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा मैं चिल्ला रही हूँ? ये महारानी अभी तक सो रही है और हमारा चाय का टाइम हो चुका है। इसको पता है ना कि रोज़ मैं इस समय चाय पीती हूँ, तो आज ये क्यों नहीं उठी? अब प्रीतम कुछ कहता उससे पहले ही पूनम ने कहा, प्रीतम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए नहीं उठ पाई। झूठ क्यों बोल रही हो? तुझे देखकर लग तो नहीं रहा कि तेरी तबीयत खराब है। यह क्यों नहीं कहती कि सोने का बहाना चाहिए? अरे ननद घर में आई है, थोड़ी तो शर्म कर। सावित्री जी ने कहा तो पूनम कुछ कहने ही वाली थी कि तभी प्रीतम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे पूनम तुम्हें पता है ना माँ की उम्र हो गई है और वो कुछ भी कह देती हैं, पर तुम उनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। पूनम की प्रीतम के सामने एक न चली। वो तुरंत उठकर रसोई में गई और ठंडी पड़ी हुई चाय गर्म करके अपनी सास और ननद को दे आई और फिर एक पॉलीथीन में लिपटी हुई कुछ रोटियां प्रीतम के हाथ में देते हुए बोली, लो इसको खोल कर देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दोनों माँ बेटी कितना सच बोलती हैं। प्रीतम ने उसको खोल कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदर रोटियां ही थी। बाहर से आवाज़ सुनकर शिवानी भी वहाँ उठ कर आ गई और ये सब देखकर हैरानी से बोली, अरे ये रोटियां कहाँ से आ गई? तभी पूनम ने कहा, दीदी ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, ये रोटी मैंने डस्टबिन से निकाली हैं, जो आप लोगों ने कल पॉलीथीन में बांध कर फेंक दी थी। ये वही रोटियां हैं जो मैं मम्मी जी के लिए कल बना कर गई थी। तभी अपनी पोल खुलती देखकर शिवानी गुस्से से बोली, ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है भाभी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो माँ ने ही फ़ोन किया था कि तुम बासी रोटी रख कर गई हो। तभी पूनम ने अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग खोलकर सबके सामने रख दी, जिसमें वो बात रिकॉर्ड हो गई थी जो कुछ देर पहले शिवानी अपनी माँ को पूनम के खिलाफ भड़का रही थी, जिन्हें सुनकर प्रीतम को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत कहा, दीदी आपको तो शाबाशी देनी पड़ेगी, क्योंकि माँ को कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन आपने माँ पर को काबू कर लिया। लेकिन अगर कोई अच्छी बात सिखाई होती तो मैं आपको वाकई में शाबाशी देता, पर अब तो आपकी तरफ देखने को भी जी नहीं करता। आप अपने ही भाई के घर में आग लगा रही थी और माँ आपकी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं जो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकती। पहले ही आप पूनम को इतना गलत समझती थी और उसका फ़ायदा दीदी उठा रही थी। ये कल से यहाँ आकर बैठी हैं, क्या ये इसका मायका नहीं है जो कल आप पूनम को मायके जाने से रोक रही थी? बेटी के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन बहू के लिए नियम की आपने लाइन लगा दी है। दोनों माँ बेटी की सारी पोल खुल चुकी थी और अब दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। शिवानी नज़र झुकाए खड़ी थी तो प्रीतम ने कहा, दीदी अगर आपको लगता है कि माँ के साथ इतना ही अन्याय हो रहा है तो आप इनको अपने साथ ले जाओ, खर्चे की चिंता मत करना, खर्चा मैं दे दूंगा। ये सुनकर शिवानी ने तुरंत कहा, मैं क्यों ले जाऊं अपने घर? मेरे घर तो मेरी सास ही बहुत हैं, मम्मी का क्या है? ये तो कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं। मैं आपको बताना भूल गई, मुझे तो अभी निकलना है। शिवानी ये कहकर कमरे से बाहर चली गई तो प्रीतम ने अपनी माँ से कहा, देख लिया माँ, जिस बेटी को आप इतना अच्छा समझती हैं वो अभी आपके बारे में क्या कह कर गई है, और जिस बहू पर आप इतनी पाबंदियां लगाती हो उसे कल आकर भी आपके लिए खाना बनाया। अगर वो दीदी की चालाकी को समझ पाती तो ये रोटियां कल रात ही डस्टबिन में से निकाल सकती थी, मगर पूनम के दिल में आप लोगों की तरह कपट नहीं है। अब आप ही बता दो, आपको बहू के साथ प्यार से रहना है या फिर हम दोनों अलग रहने चले जाएं? ये सुनकर तो सावित्री जी की आंखें भर आईं। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि जिस बेटी की बातों में आकर उसने ये सब किया वो तो अब उसे अकेली छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपनी बहू से कहा, बेटा मैं तो गलत सोच रही थी, बहू पराए घर से आती है तो हम लोग उसको पराया ही मान लेते हैं, मगर वो तो बेटियों से भी ज़्यादा अपनी होती हैं। ये बात पता नहीं मेरी अकल में क्यों नहीं आई, मगर अब मुझे माफ़ कर दो, ये घर तुम्हारा है,
जैसा मन चाहे वैसा करो बेटा, तुझे सूट पहनना था ना, अब तुम सूट भी पहन लेना, मगर मुझ बुढ़िया को अकेली छोड़कर मत जाना। ये कहकर सावित्री ही फूट फूट कर रोने लगी। तो पूनम ने आगे बढ़ते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ जी, समय रहते आपको समझ में आ गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। कहते हुए पूनम ने उनको गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।